हेलो नमस्ते, दिस इज़ रिंकी। वेलकम टू डीएलएड क्लासेस। और ये फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है आपके सामने। 2020 का रिसेंटली अभी हुआ था, ये 9 नवंबर को। तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं आज। और ये 25 नंबर का पेपर होता है मैथ्स का। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों ही सेमेस्टर में 25-25 का ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि कोस ए इज़ इक्वल टू 0 तो ए का मान बताना है आपको। देखिए कोस ए 0 है तो आपको ए का मान बताना है। अब बताइए कोस में 0 किसकी वैल्यू होती है। जैसे ये हो गया आपका, ये है कोस ए, तो ऐसे 0 दिया हुआ है। अब बताइए कोस में 0 किसकी वैल्यू होती है, कोस 90 की, है ना। तो इसमें बस जो सेम पार्ट होता है उसको छोड़ देते हैं, हम इसको कंपेयर करते हैं। तो देखिए इस ए की जगह यहाँ पे क्या है 90, तो इसमें ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 90। बस सेकंड आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आंकड़े हैं आपके पास 5 7 9 8 7 9 7 7 5 3 5। इसमें आपको बहुलक बताना है यानी मोड। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ होता है वही मोड होता है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो देखिए 7 यहाँ भी है, ये 2 3 4 4 बार 7 है। बाकी कोई भी नंबर 9 देखिए 2 बार है, यानी सबसे ज़्यादा बार 7 ही आया है इसमें। तो 7 इसका बहुलक यानी मोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रूट बी अपॉन ए फिर सी अपॉन बी और ए अपॉन सी। तो देखिए तीनों ही रूट के अंदर है, तो इसमें क्या होता है जब तीनों ही रूट के अंदर है तो हम इनको सिंपली कट कर सकते हैं। देखिए यानी सी से ये सी कट हो जाएगा, फिर ए से ये ए कट और बी से ये बी कट। तो इसमें कट होने के बाद मल्टीप्लाई में जब भी हम कट करते हैं तो आंसर 1 ही आता है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आ गया कट होने के बाद सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि बतानी है हमें। यानी डी तो दिया हुआ है हमें व्यास, तो त्रिज्या जब हम निकालते हैं तो त्रिज्या होती है व्यास की आधी, यानी आर हो जाएगा 12/2 6। ठीक है, 6 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो गई। तो परिधि क्या होती है आपकी 2πr, है ना। तो देखिए जब आप 2π और r कितना आपके पास 6, यानी मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 2 12 और पाई ये पहले से, ये तो क्या आ गया आंसर 12π। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, समांतर चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग होता है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, कोई भी चतुर्भुज ले लीजिए आप, इसने लिया है समांतर, यानी ये जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल और ये वाली भी पैरेलल। ठीक है, तो इसने कहा कि ऐसा भी चतुर्भुज हो, बस आपको इतना याद रखना है कि जो उसके अंतर कोण होता है ना, ये वाले अंदर वाले, इन सब का सम 360 होता है टोटल। टोटल 360 होता है। अब 360 को इसने समकोण कहा है ना, 1 2 8 और 4, तो एक समकोण 90 का होता है, तो 360 में कितने समकोण बनेंगे 4 ना, तो 4 समकोण हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना निकालनी है आपको। तो देखिए वही प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या होता है सबसे पहले जब आप दो सिक्कों को एक साथ उछालते हो तो क्या क्या आ सकता है। एक तो देखिए हेड हेड आ सकता है, ठीक है, फिर या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल। ठीक है, यही 4 आ सकते हैं, इसके अलावा कोई और ऐसा है जो आ सकता है नहीं ना। तो ये आपके जो टोटल, इन्हें बोलते हैं प्रतिदर्श, जो टोटल हैं वो ये हैं। उसके बाद आपसे पूछा है दोनों सिक्कों पर एक साथ ये हेड आने की, शीर्ष हेड ही होता है ना, तो यानी ये वाला पूछा है आपसे। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता निकालते हो तो उसमें क्या करते हो आप, टोटल नंबर तो नीचे रखते हैं। देखिए कितने 1 2 3 4 4 है ना, और हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है इसका सिर्फ, यानी जब दोनों बार हेड हेड आए तो ये कितनी बार आ रहा है, एक ही तो बार आ रहा है ऐसा, है ना। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1, यानी टोटल नीचे रखते हैं और जो पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं। बस आप ऐसे लिख सकते हो सिंपली, प्रायिकता इज इक्वल टू ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आगे, ये एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन बताना है आपको। आप देखिए इसमें सॉल्यूशन भी किए हुए हैं मैंने, आप लोग चेक कर सकते हो। देखिए अगर आपको वैसे प्रॉब्लम है तो आप, ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप यहाँ से इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो बेलन वाला, उसमें आपको दिया बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर, तो आपसे बेलन का आयतन पूछा है। अब देखिए आयतन का फॉर्मूला होता है हमारे पास πr²h, है ना, लेकिन इसमें तो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है। तो आप एक बात बताइए,
पाई आर स्क्वायर एक क्षेत्रफल ही तो होता है, या फिर इसके अलावा आप ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ये आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई वाला, ठीक है। इसको छोड़ के आप इसको लगा दीजिए। तो आधार का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 100 और ऊंचाई कितनी है हमारे पास 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली तो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर की क्यूब। बस यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देख लेते हैं एक बार। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ये समीकरण दी हुई है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हल करना है। हल करना है मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाँ। तो ये देखिए, ये समीकरण है ना, तो वही हमें जो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके ऐसे फैक्टर करने होते हैं, यानी 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि ऐड करने पर 7 मिले, है ना। तो 10 के फैक्टर करोगे आप तो क्या आएगा, 2 और 5 दो ही आएंगे। तो आप देखिए जब आप 2 और 5 को ऐड करोगे तो 7 आएगा, है ना। तो हमें वही चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस 7 की जगह 5 + 2 रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर वैसा ही प्लस 7 की जगह 5 + 2 रखा, और ये एक्स जैसा यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर लिखा, उसके बाद प्लस 10 ये सेम रहेगा, इक्वल में 0 चलेगी वैसे ही। अब क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर सेम प्लस फिर ये जो एक्स है इसकी एक बार 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 2 के साथ। तो ये 5x हो गया, फिर 2 के साथ की 2x हो गया, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं, दो में से कॉमन लेते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x है ना, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। क्या है दोनों में कॉमन, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है, तो 1x बाहर आ जाएगा, है ना। जो दोनों में होता है वही तो कॉमन होता है। यहाँ से x बचेगा 1 और यहाँ से 5 बचेगा, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए वैसे ही इन दोनों के साथ करेंगे। इनमें क्या कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन आएगा बाहर, तो यहाँ से x बचा और 2 5 जा 10 होता है ना, तो देखिए 2 5 जा वो यहाँ पर आ गया। इस 10 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 5 जा 10। तो देखिए इसमें से 2 बाहर आ गया, तो ये 5 अंदर बचा बस। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है और ये सेम आने चाहिए ऐसे में, तो इनको एक साथ, ये जो ब्रैकेट वाला है उसको यहाँ पर लिखा और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है x + 2 उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखा, और इक्वल में 0 चल ही रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं। तो x + 5 को जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ गई -5, क्योंकि इधर जाके माइनस का हो गया। फिर वैसे ही x + 2 को जब आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू -2। बस यही आपकी दोनों x की वैल्यू है, और हल में आपको x y z जो भी कुछ दिया हुआ होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए आप, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आगे है, ये एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। एक वृत्त की, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है ना। तो क्या हो जाएगा, हम एक वृत्त की त्रिज्या r हो जाएगी और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को 4r मान लेंगे, क्योंकि उसने पहले ही r और 4 गुनी बोल दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे की 4 गुनी है। तो अगर एक की r मान ली तो दूसरे की हमने 4r मान ली। उसके बाद इसने पूछा है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का। आप देखिए जो पहला वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमने r मानी, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² सिंपली, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई और r की जगह इस बार 4r आ जाएगा, है ना। देखिए ये πr² और जो ये वाली r थी इस बार 4r, तो हमने r की जगह 4r लिखा, बाकी सेम है इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसने इसी जो क्षेत्रफल है उन्हीं का अनुपात पूछा, तो हमने वही लिखा। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब r, पहले वृत्त की त्रिज्या r है तो πr², दूसरे वृत्त की त्रिज्या 4r है यानी 4r, तो पाई और फिर r की जगह 4r और फिर स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, πr² वैसे ही रहेगा, इसको देखिए पाई तो वैसे ही यहाँ पर, अब इसका जब स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 और r दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का ही करना पड़ेगा, यहाँ r का स्क्वायर आ गया। अब देखिए सिंपली जो πr² ऊपर भी है और नीचे भी है तो एक कट हो गए, तो ऊपर बचा 1 और नीचे 16, तो जो रेशियो यानी अनुपात है वो कितना आ गया है, 1:16, ठीक है। 1:16, बस यही पूछा था इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए ऐसे दिया हुआ है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि A 55, B दिया हुआ है 60, तो आपसे C और D का मान पूछा है, क्या होगा। तो देखिए ये फिगर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, बस इतना क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ तक।
तो ये समझाने के लिए बनाया है कि देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। यानी एक सर्कल है, उसके अंदर जो ये चतुर्भुज बना हुआ होता है, इसके चारों कोने यानी ABC, ये जो इसके कोने हैं ये सभी ये जो सर्कल है वृत्त, इस पर होने चाहिए, इसको टच करके जाने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हुआ। अब इसकी चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि ये जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, ये वाले, जैसे BD हुआ और फिर AC हुआ, इन दोनों का सम 180 होता है। यानी इन दोनों को जोड़ने पर 180 मिलता है, 180। तो उसी को अप्लाई करते हैं हम इसमें। देखिए हमें A दिया हुआ है तो C कितना हो जाएगा, 180 होता है ना दोनों का सम। तो आप निकाल लीजिए A + C 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश। ये आपने लिख दिया क्यों होता है। फिर A की वैल्यू रखी 55, C वैसा का वैसे ही 180। यहाँ से आप C की वैल्यू निकाल लीजिए। एंगल C कितना आ जाएगा, 180 - 55 है ना, तो कितना आ गया ये 125। ठीक है, ये आपका, ठीक है, यहाँ से कर लेना, तो एंगल C आ गया आपका 125। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद इसने ये तो आ गया 125, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। फिर यहाँ से देखिए 60, ये B और D इनका भी सम 180 होगा, ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, आप डायरेक्टली लिख दीजिए। फिर ऐसे निकाल लीजिए, B + D 180 हुआ, B दिया हुआ है 60, D निकालना आपको, तो 60 इधर गया माइनस में, तो 180 में से 60 गए 120, तो ये D भी आ गया। बस यही बताना था इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था आपका 10, उसके बाद 11 पे आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ये है आपका, sin 30 + cos 60 + tan 45, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो आपको बस इनके जो वैल्यूज़ होती हैं वो याद होनी चाहिए। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की होती है 1/2 और tan 45 की होती है 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तीनों की वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद बस इसको सोल्व किया। और सोल्व किया तो 2 आ गया। ठीक है, देखिए सिंपली आप ऐसे ऐड कर सकते हो, हाफ और हाफ, यानी आधा आधा 1 हो गया, 1 और 1 2, बस आ गया आंसर। 12 पे आ जाइए। देखिए 12 में आपको दो समीकरण दी हुई है, 2x + 3y = 13, और फिर नेक्स्ट है आपकी 7x + 2y = 20। ठीक है, अब इसमें आपको इन दोनों को आपको सोल्व करना है। क्लियर है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 2x + 3y 13, 7x - 2y 20, ये दोनों इक्वेशन दी हुई है ना। तो जब भी हम इक्वेशन सोल्व करते हैं उसके दो मेथड किए हैं, वैसे तो 3 है इसमें, लेकिन हमने 2 ही किए हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो एक से करते हैं हम। देखिए कैसे, ये 2x और 7y, ये 3y और 2y, तो इसमें कुछ भी सेम नहीं है। ये x 2 है, यहाँ पर 7x है, ये y 3 है और यहाँ पर 2 है। तो हम क्या करते हैं, कोई से एक को सेम कर लेते हैं, या तो x की वैल्यू को सेम करते हैं या फिर y की वैल्यू को सेम करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं पूरी में, और समीकरण 2 में 3 से कर देते हैं। यानी इस वाली में तो 2 से और इस वाले में 3 से। तो जब हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 3 × 2 = 6y हो जाएगा, और ये 3 × 2 = 6y, दोनों y सेम हो जाएंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो पूरी ही इक्वेशन में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो करते हैं 2 से करेंगे 4x - 6y। ठीक है, इस वाले में जब 2 से मल्टीप्लाई की तो ये 26। वैसे ही जब नीचे वाली में 3 से की तो 3 × 7 = 21x, फिर 3 × 2 = 6 और y इक्वल में 23 × 60। ठीक है, ये 2 इक्वेशन और मिल गई हमें। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये 4x, अब देखिए ये दोनों सेम है ना, लेकिन इनके साइन भी सेम है, तो अब तो कट हो नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इनको घटाते हैं। अगर हमें साइन चेंज करने पड़े तो हम घटाते हैं, अगर साइन चेंज ना हो तो हम जोड़ देते हैं फिर। तो अब घटाना पड़ेगा हमें इसको, तो घटाएंगे कैसे, वही देखिए ये है, और घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस, और यहाँ भी माइनस। यानी अगर जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, साइन चेंज करने होते हैं। अब साइन चेंज हो गए तो देखिए ये वाला 6y माइनस का, ये वाला प्लस का, तो ये सिंपली कट हो गए। उसके बाद इनको सोल्व करेंगे। अब माइनस का 21 और प्लस का 4, तो माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 17 आएगा, और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, ये x है। अब 60 में से 26 गए 34, क्योंकि 60 माइनस का है। इसको थोड़ा अच्छे से
ये 60 माइनस का तो माइनस का 34 आया, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 17 इधर डिवाइड में आया तो 17 से जब 34 को डिवाइड करेंगे 2 जा चलेगी तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब क्या करते हैं एक्स की वैल्यू को, ये जो ऊपर दो इक्वेशन है ना फर्स्ट और सेकंड, इनमें कोई सी में भी रख दीजिए आप एक्स की वैल्यू। चलो फर्स्ट में रखते हैं तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, इसमें एक्स की जगह 2 रखा, देखो एक्स की जगह 2 रखा, बाकी किसी को कुछ नहीं कहा, 2 2 जा 4 और 4 जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा, 13 माइनस 4 हो गया। अब ये माइनस का 3y हो गया 9। अब y की वैल्यू निकालें तो ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया तो 9/3, माइनस का 9/3 तो ये माइनस का 3 आ गया, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। यहाँ तक क्लियर है, लिख दीजिए आप। ये x की वैल्यू आई हमारे पास 2 और y की आई -3, बस यही पूछा था। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 पेपर ये है पेपर, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 ये देखिए, ये टेबल बनी हुई है, 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका निकालनी है आपको इसकी। तो देखिए ये आयु वर्षों में ये हो गई 10 12 14 16 18 और छात्रों की संख्या है 4 8 12 6 10। तो पहले ये दोनों टेबल बना लेते हैं हम, आयु वर्षों में और छात्रों की संख्या ऐसे करके वर्टिकली, ठीक है। ये दोनों टेबल बनाई, उसके बाद माध्यिका देखिए कैसे निकालते हैं। ये हमारी दोनों टेबल हो गई। आयु वर्षों में देखिए इधर 10 12 14 16 18 और ये छात्रों की संख्या 4 8 12 6 और 10। उसके बाद इसमें जब भी हम माध्यिका निकालते हैं ना ये टेबल वाली में, तो हम संचयी बारंबारता निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले फर्स्ट वाला लेते हैं 4, फिर जो ये 4 है इसमें 8 को ऐड करेंगे तो 12 आ गया, फिर 12 में इस 12 को ऐड करेंगे 24 आ गया, इस 24 में फिर इस 6 को ऐड करेंगे 30 आ गया, फिर 30 में इस 10 को ऐड करेंगे 40 आ गया। ऐसे ऐसे ऐड करते जाते हैं। अब देखिए ये आया 40 और ये जो 40 है ना इसका सम अलग से कर लीजिए, इनका सम करेंगे तो वो भी 40। अगर ये दोनों 40 40 यानी सेम सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब सही है ये वाला हमारा, अगर कुछ और आ रहा है तो फिर कहीं मिस्टेक हो गई। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए अब n हमारे पास 40 है और 40 क्या है, एक इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो माध्यिका निकालने के लिए जो सम वाला फॉर्मूला उसको लगाते हैं 1/2 और फिर ये ब्रैकेट में n/2 वापद प्लस n/2 + 1 वापद, ये TH टर्म भी लिख सकते हो आप। अब देखिए ये n की जगह क्या था 20 है ना, n की जगह 40 था है ना, 40/2 क्या हो जाएगा, देखिए n की जगह 40 है ना तो 40/2 20 हो गया। फिर वैसे यहाँ पर लिखा हमने 40/2 + 1 तो इसको डिवाइड किया 20 और +1 21 हो गया, ठीक है। आप देखिए 20 ये वाले टर्म हमें ढूंढने पड़ते हैं इस वाले टेबल में, 20 और 21 ये टर्म। तो देखिए कैसे ढूंढेंगे, इसमें आप पहले 20 देखिए कहाँ बैठेगा, यहाँ पर तो ऐसे देखिए आप 4 तक के सारे नंबर इस वाले में है, फिर 4 के बाद से लेके 12 तक के सारे नंबर इस वाली लाइन में है और 12 के बाद 24 तक इस वाली लाइन में है और 24 के बाद से लेके 30 तक इस वाली लाइन में। तो आप मुझे खुद बताइए 20 और 21 कहाँ पर आएगा। तो देखिए 12 तक यहाँ पर ख़त्म और 12 के बाद 24 तक इस वाली में है, तो 21 भी तो इसी में आ जाएगा। तो देखिए 21 इसमें आएगा तो इसकी जो इसका जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 14। हमें ये वाला लेना होता है आयु, इसकी तो माध्यिका पूछिए आयु की है ना, जो आपकी एज है। तो देखिए 14 यानी 20 जो टर्म है वो भी यहीं पे आएगा और 21 जो टर्म है वो भी यहीं पे आएगा, तो 14 + 14, ठीक है। अब देखिए 14 14 28/2 ये वाला, तो डिवाइड किया 14 14 ही आपकी माध्यिका आ गई, यही आपका आंसर है। यहाँ पे सर्कल या फिर कोई ऐसे कर देना दिखाने के लिए बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आपको ये साइन कोसाइन की वैल्यू बतानी याद होनी चाहिए, उसके लिए देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। ये रहा 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 और फिर ये बस इनकी वैल्यू पुट करनी है आपको। तो देखिए ये 4 cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1 है ना, इसका स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर माइनस फिर sec 60 की वैल्यू 2 और इसका स्क्वायर है तो फिर इसका भी स्क्वायर प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और फिर इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 4 1 जा 4 हुआ, फिर 2 2 जा 4 फिर प्लस 1/4।
अब देखिए ये दोनों तो कट हो गए, दोनों सेम नंबर है और साइन अलग अलग है, अपोजिट साइन हो और सेम नंबर हो तो कट हो जाते हैं, तो ये 1/4 बचा, ये आपका आंसर है। तो बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, घनाभ की माप दी हुई है आपको एक घनाभ की माप दी हुई है 98, 42 और 18। इसके आयतन के बराबर वाले घन की भुजा बताए, यानी एक घन है एक घनाभ है। घनाभ की जो डायमेंशन है वो ये दी हुई है, यानी माप उसकी, और जितना घनाभ का आयतन है उतना ही एक घन है उसका आयतन है। तो देखिए आयतन जब भी हम निकालते हैं तो तीनों जो उनकी LBH यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसने तो मल्टीप्लाई में दे रखा है, यानी ये वाला घनाभ का आयतन हुआ तो इतना ही घन का आयतन होगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे हो गए, क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, ये घनाभ की माप ये दी हुई है, ठीक है। तो देखिए घनाभ का आयतन ये हुआ है ना, तो इसका मतलब ये घनाभ का आयतन है तो घन का आयतन भी तो यही होगा। आप यहाँ पर घन का आयतन भी लिख दीजिए ऐसे, घन का आयतन, दोनों इक्वल है, पहले ही कह चुका है क्वेश्चन में। तो घन का आयतन ये हुआ। अब घन का आयतन ये है तो हमें घन की भुजा पूछी है इसमें, तो जब भी हम भुजा निकालते हैं तो क्यूब रूट में निकालते हैं, ठीक है। तो जब भी घन की भुजा निकालते हैं तो क्यूब रूट में निकालते हैं, तो इसको ऐसे करके बस इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, घन की भुजा बस इसके ऊपर क्यूब रूट लगा देंगे और 98 के फैक्टर करेंगे तो 277 आएंगे, आप करके देख लेना, 7 7 जो 49, 2 जो 98, ठीक है। फिर 42 के फैक्टर करोगे तो 2 3 और 7 7 3 जो 21, 21 2 जो 42, फिर वैसे 18 के 2 3 और 3 3 3 जो 9 9 2 जो 18, ठीक है। तो इन सब के फैक्टर आ गए। अब देखिए क्यूब रूट है ना, तो आप 3 में से एक बाहर लोगे, तो देखिए 2 2 और 2 है ना, 2 बाहर, फिर 3 3 और 3 3 बाहर, और 7 1 7 7 7 ये भी 3 बार है तो 7 बाहर, 7 3 जो 21 21 2 जो 42 42 सेंटीमीटर आपकी घन की भुजा आ गई, यही आपका आंसर है बस इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये एक फिगर दिया हुआ है आपको, इसमें जो भी AOB व्यास दिया हुआ है, ये C और ये D और ये चक्रीय चतुर्भुज भी है, ठीक है। देख लेते हैं, इसमें दो एंगल पूछे हैं CAD और CBD। तो चलिए फिगर आप यहीं से देखिए, और ये फिगर है इसमें, ठीक है। देखिए इसमें ACB, यहाँ पर देखिए ये ACB ये 90 होगा, क्यों, क्योंकि ये AOB इसने पहले का एक वृत्त का व्यास है ना। देखिए इसमें कहा है कि AOB व्यास है, ठीक है, यानी ये जो O है सेंटर पॉइंट, अगर ये सेंटर पॉइंट है तो AOB व्यास हुआ। अब ये ऊपर देखिए आधा सर्कल ऊपर आधा सर्कल नीचे, यानी अर्धवृत्त भी हुआ, ये इतना वाला ऊपर ऊपर वाला ये है ना। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। वैसे ही नीचे भी एक अर्धवृत्त है तो ADB भी 90 हो गया है ना। तो ये 90 ये 90 ये 30 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने वही लिखा सिंपली जो जो दिया हुआ है, ये 90 90 क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 होता है इसलिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, ट्रायंगल ACB ले लेते हैं, ये वाला देखिए, ये AC और B, ठीक है। ये एक ट्रायंगल भी तो है, तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। देखिए ये वाला 90 हो गया, हमने अभी लिखा है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब हमारे पास ये दोनों है तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर वैसे ही हम इसमें करेंगे, ये 90 हो गया है ना, फिर वैसे ही इन तीनों का सम 180 हो जाएगा, वहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू है, देखिए तो हमने वही किया क्वेश्चन में, ये ABC 180, तो जो दो वैल्यू थी उनकी वैल्यू पुट की, B की वैल्यू आ गई यहाँ से 90 और 30 120, B की वैल्यू 180 माइनस 120, B आ गया 60, ठीक है। अब देखिए ये B 60 आ गया, फिर एंगल CBD 60 प्लस देखिए CBD, ये वाले एंगल CB और D है ना। हमने इसकी वैल्यू निकाली थी ना और 40 हमें दे रखा है, लेकिन हमसे पूछा है इस वाले पूरे की मेज़र, मतलब पूरे की माप पूछी है इस वाले की, तो 40 प्लस 30 कितना हो गया 70, कितने जो भी इसकी वैल्यू आई है उसको ऐड करना है यहाँ पर, तो ये वाला एंगल पूरा आ जाएगा CBD। तो हमने यहाँ पर देखिए वही किया है, CBA ABC इक्वल है ना, तो हमसे CBD पूछा है, तो B कितना है हमारे पास 60 और 40 हमें पहले से दिया हुआ था, जो हाफ इधर का एंगल था नीचे वाला, तो टोटल आ गया 100, ठीक है। उसी तरह फिर दूसरा निकालेंगे, वो 50 हुआ, दूसरा फिर वैसे ही दोनों को ऐड किया तो 180 वो 80 आ गया, बस यही पूछा है, ठीक है। आप देख लीजिए ये क्वेश्चन का फिगर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, दो अंकों की एक संख्या का योग 12 है, यदि उस संख्या में 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या ज्ञात करनी है।
तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो 2 अंकों की संख्या का योग 12 है, तो 2 अंकों की संख्या कैसे होती है? जब भी हम 2 अंकों की संख्या मानते हैं तो सबसे पहले ऐसे होती है वो 2 अंकों की संख्या 10x + y। सबसे पहले मानते हैं, माना करते हैं, वही माना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। माना 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तब संख्या 10y + x। देखिए इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y, तो संख्या हो गई 10y + x। ठीक है, तो ऐसे ये संख्या हो गई आपकी। आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का है उसने कि 2 अंकों की संख्या का योग 12। ये देखिए यहाँ पर 2 अंकों की संख्या का योग 12 है ना, तो अंक कौन कौन से माने हमने x और y, है ना, तो इनका जो सम है यानी योग है वो 12 हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद फिर इसने क्या कहा है कि संख्या में से जब आप 36 माइनस करोगे तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो ये हमारी संख्या थी 10y + x, हमने ये लिखा, इसमें से 36 माइनस किया तो जो अंक है वो बदल जाते हैं, यानी y की जगह x चला जाता है और x की जगह y संख्या, तो ये हो गया 10x + y। यहाँ पर 10y + x था। ठीक है, अंक बदलने पर ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर बस इसको सोल्व करना है। 10y - y + x और ये -10x = 36। फिर इसको सोल्व किया, देखिए 10y ये और ये y, तो 10 - 1 9y हो गया, प्लस ये 10 - 1 - 9x = 36। यहाँ से 9 कॉमन लिया, y - x आ गया, इस 9 को इधर उठा कर ले गए तो 36/9, तो ये -x + y। देखिए इसको बस इधर लिख दिया है मैंने, ये y यहाँ पर, तो डिवाइड किया, -x + y = 4। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब समीकरण 1 और 2, देखिए एक ये वाली थी और 2 ये वाली, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ये और ये दोनों सेम है ना, और साइन अलग अलग हैं तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे आपस में, तो हमारे पास दोनों y बचे हैं बस। तो y कितना हो जाएगा, एक ये और एक ये, 2y = 12 और 4 कितने हो गए, 16, तो 2y हो गए 16। उसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे, जो 2 है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 8। फिर 8 को आप वैसे भी इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट या सेकंड में, तो फर्स्ट में रखा तो x + y = 12 फर्स्ट थी ना, तो इसमें y की वैल्यू हमने 8 पुट की तो x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 12 - 8, ये प्लस में था इधर माइनस में आ गया 8, तो 4 आ गई। अब देखिए संख्या पूछी है ना हमसे, तो x की वैल्यू भी है हमारे पास y की, और हमने जो संख्या मानी थी यानी लेट की थी वो क्या है, 10y + x। तो देखिए 10, y की वैल्यू क्या है 8 और x की वैल्यू क्या है 4, तो क्या हो गया 10 × 8 = 80 + 4 84। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 17। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा है कि 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं है एक, जिसको 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा, ये बताना आपको। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। देखिए कुआं है ना, तो कुआं कैसे खोदते हैं हम, जैसे एक बेलन टाइप में खोदते हैं ना, आपने बेलन पढ़ा है, तो जब कुएं में से मिट्टी निकालते हैं तो वो बेलन टाइप का हो जाएगा, तो इसमें बेलन वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका 3 मीटर का, 3 मीटर व्यास है ना, व्यास 3 मीटर है तो हम त्रिज्या निकालेंगे पहले 3/2 मीटर। तो अब इसमें देखिए ये 3 और त्रिज्या हो गई 3/2 मीटर, गहराई हो गई इसमें गहराई 14 मीटर दी हुई है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, ये देखिए 14 मीटर गहरा, यानी इसको ऊंचाई मान लेंगे। अब हम इसका आयतन निकालेंगे, है ना, यानी उसमें से जो मिट्टी निकालेंगे वो उसका आयतन ही तो है। तो आयतन जो होता है उसका बेलन का πr² होता है ना। तो देखिए अब पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर है आपका 3/2, 3/2, 3/2, r² है तो इसलिए 2 बार लिखा, और h है आपका 14, तो 7 से 14 कट हुआ 2 बार। ठीक है, फिर ये 2 से ये 2 कट, और इस वाले 2 से ये 22 कट 11 बार, तो यहाँ पर 11 और 3 और ये 3, तो 11 9 जो 99 मीटर की क्यूब, ये आ गया आपका आयतन, यानी जितनी मिट्टी निकाली थी वो है ये उसका आयतन। और उसमें खर्चा कितना होगा, तो देखिए उसने पहले ही कहा है कि प्रति घन मीटर की दर से, यानी 1 घन मीटर खोदने पर उसको 30 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो 99 घन मीटर खोदने पर कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो वही 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 की, तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। यही आपका सिंपली आंसर है बस। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेरी या डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और बाकी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू।